हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 2। राइट। लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था। आज स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताया था, दो टाइप का होता है बेसिकली, आयोनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो, आयनिक बॉन्ड बेसिकली हम लोग देखेंगे इसमें आयनिक बॉन्ड होता क्या है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसके कंडीशंस क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या है, सब कुछ मिलने वाला, एवरीथिंग। ओके, सो व्हाट्स द फन, राइट। सो आयनिक बॉन्ड, जैसे कि देखो नाम से पता है, आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड कहां पे होगा? बिटवीन टू आयंस। दो आयंस के बीच में जो बॉन्ड होगा उसी को बोलोगे क्या? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। सो अगर मैं इसको डिफाइन करूं आयनिक बॉन्ड को, तो सिंपली क्या हो जाएगा? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। दो एटम के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, राइट। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा? क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन। ई माइनस लिख दिया, दैट इज द इलेक्ट्रॉन। यस, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखो कैसे कंप्लीट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था बच्चे कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कब कंबाइन करता है, दोनों की कुछ जरूरत होती है, ठीक है ना। दोनों स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, ठीक है ना। तो वो स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करके, ट्रांसफर करके या शेयरिंग करके। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? यहां पे क्या करेगा? मान लो कि एक्स है, ठीक है ना। ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ पे लॉस करेगा, लूज करता, मान लो। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। प्लस क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है। दूसरा एक वाई है, मान लो वाई है, ये क्या करता है? इसने जो लूज किया, ये उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करके क्या बना देगा? वाई माइनस बना देगा, ठीक है। अब ये माइनस क्यों? क्योंकि इसने गेन किया। जब तुम किसी से कर्ज लेते हो तो लोन होता है ना, और लोन हमेशा क्या होता है? माथे पे कर्ज होता है, दैट इज द नेगेटिव। तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो ये क्या हो गया? माइनस हो गया। ये क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, एक्स क्या कर रहा है? वाई को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ये लॉस कर रहा है और ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, क्लियर है ना। अब यहां पे क्या हो गया? आयंस का फॉर्मेशन हो गया। मैंने अभी बताया था आयनिक बॉन्ड लाइक क्या? दो आयंस के बीच में केमिकल बॉन्ड बनना, ठीक है। तो यहां पे हो गया कि एक्स प्लस, और ये क्या हो गया? वाई माइनस, ठीक है। अब जरा देखो, एक्स प्लस वाई माइनस बन गया, अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज में क्या होता है? यू लबी डबी होगा ना, लबी डबी होगा। प्लस माइनस अट्रैक्शन, लबी डबी, क्लियर है ना। तो यहां पे जो अट्रैक्शन हो रहा है, अब यहां पे क्या हो जाएगा कि ये दोनों आयंस किससे अट्रैक्ट हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। दो चार्ज है प्लस माइनस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दीज टू आयंस हेल्ड टुगेदर बाय लबी डबी, आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये कैसा? ये बॉन्ड ऐसा बन गया, जहां पे ये किस में होता है? प्लस के फॉर्म में, ये माइनस के फॉर्म में। मैंने पहले भी बताया था कि एक्स और वाई के बीच में ऐसा कोई बॉन्ड होता ही नहीं है, नहीं होता बॉन्ड। ये तो बस समझने के लिए दिखाया ना कि एक्स और वाई क्या बॉन्डेड है, बट एक्चुअली ये क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रास्ते में चलते क्या धागे बांधकर? नहीं ना, लेकिन देयर इज अट्रैक्शन, वहां पे अट्रैक्शन है, ठीक है ना। वो अट्रैक्शन है, तभी दोनों क्या है? जीएफ एंड बीएफ। अट्रैक्शन नहीं होता तो ना जीएफ होते ना बीएफ होते। बात समझ में? बॉन्डिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा अभी। बात समझ में आ रही ना। यहाँ पे ये जो कंपाउंड बन गया, इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे आयनिक कंपाउंड, और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो बन गया क्या? आयनिक बॉन्ड। अगर मैं एक ही बार में बोलूं इसको, है ना, सिंपल वर्ड में, तो यहाँ पे दो एलिमेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देखो यहाँ पे इस तरीके से मैं लिख दूं एक्स और वाई, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन या जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा वाला क्या करेगा? गेन करेगा। जो लॉस करता है उस पर प्लस, और जो गेन करता है उसके ऊपर माइनस, और प्लस माइनस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन ही तो बॉन्ड होता है ना। सो एक्स एंड वाई, that is the cations and anions
हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे दो आयंस के बीच में लग रहा है। क्लियर है बच्चे, समझ में आ रहा है ना? तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा? जब दो आयंस के बीच में क्या होगा? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मिटाओ इसको। ओके, जैसे मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूं NaCl का, है ना, फॉर्मेशन ऑफ NaCl अगर मैं देखूं यहाँ पे Na+ यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? क्लोरीन। ठीक है, अब जरा देखो इसके जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 281 होता है, और इस क्लोरीन का कितना होता है? 287 होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको क्या है कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा, है ना? कि लुईस ने क्या बताया था कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन के केस में क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन नीड्स ड्यूप्लेट, ओके, एंड ऑल एलिमेंट, है ना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन नीड ऑक्टेट, दैट इज द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ओके, सो सोडियम के में यहाँ के जो आउटर मोस्ट शेल है वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे? 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसको क्या चाहिए बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाएगा तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मार्केट में भी देखो क्या एक्सचेंज होता है ना, लेन देन होता है ना, तुम किसी से कर्ज लेते हो, कोई कर्ज देता है, तो जो कर्ज देता है और जो कर्ज लेता है उनके बीच में क्या होता है बताइए? कि एक बॉन्ड बन जाता है। जैसे मान लो कि आप बैंक से लोन लेते हो कार खरीदने के लिए, तो बैंक वाला क्या पैसे देकर के छोड़ नहीं देगा ना, तो तुम्हारे और बैंक के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, एक अट्रैक्शन हो जाता है। बैंक वाला हमेशा नजर रखेगा कहां हो नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो कौन देगा? सोडियम देगा, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सोडियम क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये लॉस करेगा, ये क्या बना देगा? Na+, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये क्लोरीन, तो अब इसका क्या हो जाएगा बताओ? ये भी था 281 था, ये कितना हो जाएगा? 28 हो गया। अब क्लोरीन है, तो क्लोरीन का कितना बताओ? 287 है ना, तो जो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्लोरीन क्या कर लेगा बताओ? गेन करके क्या बना देगा बताओ? Cl- आयन बन गया। ठीक है, अब जरा यहाँ पे क्या होगा बताओ? कि Na+ एंड Cl- आयन के बीच में लबी डबी होगी। ठीक है, और ये क्या बना देगा? NaCl, जहां पे ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा, ये इनके बीच में क्या हो गया? बॉन्ड बन गया। तो बात समझ में आ रही ना? NaCl का फॉर्मेशन हमने देख लिया। किसी का भी अगर तुम देख लो, मान लो कि मैग्नीशियम का देखना, मुझे MgO का देखना फॉर्मेशन, तो यहाँ पे मैग्नीशियम है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका? 282। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 का लॉस करेगा, तभी ये लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। क्लियर है? तो ये क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन का जब लॉस करेगा, इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा बताओ? +2 आएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 and 6 होता है, तो इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या किया? लूज किया, उसको ऑक्सीजन क्या करेगा? गेन करेगा। है, ठीक है ना, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो ये क्या कर लेगा? गेन करेगा, और चेंज हो जाएगा क्या? O-2 में। अब ये क्या हो गया? Mg+2 एंड O-2 कम्स क्लोजर टू ईच अदर, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, दोनों पास पास आ जाएंगे, और क्या होगा? दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चा? MgO बनेगा, जहां पे मैग्नीशियम किस में होता है? -2 में होता है, और ये किस में होता है? +2 में होता है। क्या बात समझ में आ रही? समझ में आ रही ना? अब जैसे मान लो कि मैं Na2S का फॉर्मेशन देखूं, ठीक है, तो जरा सोडियम का देखो कितना होता है भाई? 281 होता है ना। सल्फर का अगर तुम देखोगे तो कितना हो जाएगा? 16 होता है ना, आई थिंक सल्फर का 28, और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक सोडियम तो 1 ही इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो कितने सोडियम चाहिए? 2 सोडियम चाहिए ना, तो 2 सोडियम मिल करके इसको क्या करेगा बताओ? एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों सोडियम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? 2Na+, और ये सल्फर किसमें चेंज हो जाएगा? S-2, और प्लस और माइनस के बीच में लवी अट्रैक्शन, तो ये क्या कंपाउंड फॉर्म कर देगा? Na2S का फॉर्मेशन
कर देगा। जरा स्क्रीनशॉट ले लो तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करता है? एक एलिमेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा एलिमेंट क्या करेगा? उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो लॉस करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और सबको पता है कि प्लस माइनस के बीच में क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और अट्रैक्शन ही तो बॉन्ड है। बात समझ में आ रही? अब जरा बच्चे मैं दिखाऊं यहाँ पे, अरे किसी का भी ले लो, जैसे मान लो मैं कैल्शियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन देखो, तो कैल्शियम का क्या होता है बता? 2 8 8 2 20 होता है ना, उसका 20 हो गया, ठीक है। अब जरा देखो, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये लूज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे बच्चे ये क्या बनेगा? Ca+2, और यहाँ पे क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 8। देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन में कितना होता है बताओ? 2 7 ये होता ना। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। इसने 2 लूज किया है, बट ये गेन तो एक ही करेगा ना। तो क्या चाहिए? 2 फ्लोरीन चाहिए, है ना। तो ये क्या करेगा? 2 फ्लोरीन चाहिए ना। एक फ्लोरीन हो गया, तो 2 फ्लोरीन चाहिए यहाँ पे। ये गेन करके 2 फ्लोरीन क्या बनेगा बताओ? 2 फ्लोरीन गेन करके 2F माइनस बनाएगा? नहीं बनाएगा, कि 2 फ्लोरीन चाहिए बच्चे यहाँ पे। 2 7 यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मान लो ऐसे ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, और ये क्या बनेगा? F माइनस। मतलब कितने F माइनस आ गए? 2। तो यहाँ पे क्या होगा? Ca+2 बना, और यहाँ पे क्या आएगा? 2F माइनस 2 फ्लोरीन आएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये CaF2 का फॉर्मेशन करेगा, जहां पे F पे कितना माइनस चार्ज होता है और इस पे कैसा चार्ज होगा? +2, और ये कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो अभी हमने दिखाया ये कैल्शियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। एक टर्म्स आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, राइट। इलेक्ट्रोवैलेंसी, व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, और लॉस लिख दो, और क्या गेन, है ना। जैसे मान लो कि NaCl का फॉर्मेशन अभी हुआ था, तो यहाँ पे सोडियम क्या करा था बताओ? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करा था ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ये Na+ एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी इसकी? कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगा। क्लोरीन यहाँ पे क्या करा था? एक इलेक्ट्रॉन गेन करा था, Cl- बनाएगा, तो अगेन इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी बताओ? इलेक्ट्रोवैलेंसी क्लोरीन का ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा? अगेन 1 हो जाएगा। नहीं तो तुम इलेक्ट्रोवैलेंसी ये भी कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या कह सकते हैं? इक्वल टू चार्ज, इक्वल टू चार्ज। बात समझ में आ रही ना। जैसे मान लो कि हमने NaCl लिया यहाँ पे, तो Cl के ऊपर माइनस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस पे प्लस, तो सोडियम का भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, और इसकी भी कितनी हो जाएगी? ये -1 था ना, ये भी क्या हो जाएगा? 1। तो जितना चार्ज होगा वो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगा, क्योंकि चार्ज ही है ना। चार्ज 1 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, +1 है मतलब एक लॉस किया, -1 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? MgO, है ना। तो MgO में अगर मैं मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है मतलब +2, ये कितना हो गया? -2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन का, ठीक है ना। तो चार्जेस से पता चल जाता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी मैग्नीशियम में कितनी हो जाएगी? इसकी कितनी हो जाएगी? 2, एंड अगेन इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल दूं, यहाँ पे क्या देखो? CaF2 लिख लिया। यहाँ पे कितने चार्ज होता है? -1, इसका +2, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितने हो गए? 2, और फ्लोरीन का कितना हो गया? 1, क्योंकि एक फ्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना। ये हो गया तुम्हारा क्या? इलेक्ट्रोवैलेंसी चेक करना है तो आयनिक कंपाउंड में चार्ज देख लो, ठीक है। और चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन के बराबर ही तो होता है। जितने चार्ज आ जाएंगे वही उसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है बच्चे। अब जरा देखो इसकी कंडीशंस देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हो सकता है, ठीक है। कंडीशंस देखते हैं। आयनिक बॉन्ड का कंडीशंस क्या होता है कि कब आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, किस कंडीशंस पे। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बताया था? एक एलिमेंट लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और दूसरा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो क्या होता है? मेटल कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नॉन मेटल कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो एक एलिमेंट है मस्ट भी मेटल होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? मस्ट भी नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और मेटल ऑलवेज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन
लॉस करता है। तो कंडीशंस में क्या लिख सकते हो बताओ कि जो वन एलिमेंट है, वन एलिमेंट मस्ट बी क्या होना चाहिए, मेटल। ठीक है, और मेटल क्या होता है, मेटल किसको बोलोगे, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर वाले को मेटल बोलेंगे। और जो दूसरा एलिमेंट होगा, अदर एलिमेंट मस्ट बी नॉन मेटल। ठीक है, और जो नॉन मेटल अपना होता है, नॉन मेटल क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, नॉन मेटल होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बिटवीन किसके बीच में बनता है बताओ, मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और जब ये आयनिक कंपाउंड है इसका मतलब इन दोनों के बीच जो बॉन्ड होगा वो कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। बात समझ में आ रही है बच्चे, एक मेटल एंड दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। क्लियर है ना। तो अब जरा देखो, अगर तुमको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का अगर ज्ञान है, ठीक है ना, तो पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये अल्काली मेटल्स होता है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वगैरह वगैरह, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, ये तुम्हारा क्या होगा, मेटल जो एस ब्लॉक है। और इधर पी ब्लॉक में अगर देखोगे हैलोजन वाले में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होता है ना। तो मेटल में कौन आएगा, जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, और नॉन मेटल में क्या, हैलोजन। क्योंकि हैलोजन के आउटर मोस्ट शेल में देखो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। हैलोजन नीड वन मोर इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर देयर क्या, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो हैलोजन की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, बिकॉज स्टेबिलिटी, हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए ना। तुम भी पढ़ाई कर रहे हो ना, तो तुमको भी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, आजू बाजू जिधर भी देखो सबको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये भी अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहता है, और स्टेबिलिटी पाने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी ना। तो इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक है, इसमें मैंने बोला था आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को क्या लॉस करना चाहता है अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और इसकी क्या टेंडेंसी होती है, इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। ठीक है ना, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इजीली, है ना, किसमें हो जाएगा, बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट, बोले तो अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट और सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, और किसके बीच में, हैलोजन के बीच में। जैसे देखो NaCl, तो Na यहाँ पे कहां से आगे बताओ, अल्कली मेटल है, और हैलोजन ये वाला, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कहां पे होगा, बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट और हैलोजन के बीच में बनता है। क्यों बनता है मालूम चल गया ना, क्योंकि हैलोजन की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड का, उसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, तभी ये आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब बताओ ऐसे में आयनिक बॉन्ड कभी बनेगा क्या, बताओ, बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, कोई एलिमेंट लॉस ही ना करे। मान लो मैं ऐसे एलिमेंट के बीच में आयनिक बॉन्ड बनाऊं जिसमें एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ही नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होगा तो दूसरा गेन कैसे करेगा। अब सपोज करो कि एक लॉस कर रहा है बट दूसरे में गेन करने की टेंडेंसी नहीं है, उस कंडीशंस में भी नहीं बनेगा। कब बनेगा, जब एक आसानी से लूज कर दे और दूसरा आसानी से गेन कर ले। क्लियर है ना। अब हम लोग फैक्टर्स की बात करते हैं, किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक बॉन्ड, किस किस फैक्टर्स के ऊपर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। देखो, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा बताओ। सबसे पहले क्या बनता है बताओ, फॉर्मेशन ऑफ केटायन होता है ना, बोलो हाँ जी ना जी, फॉर्मेशन ऑफ केटायन होता है ना, कैसे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी बताया था। सेकेंड में क्या हो जाएगा बताओ, कि फॉर्मेशन ऑफ एनायन होता है, फॉर्मेशन ऑफ एनायन होता है, अभी मैंने बताया। और फॉर्मेशन ऑफ एनायन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। एंड फिर क्या होता है, तीसरा क्या होता है, कि जो प्लस और माइनस बनता है, आई मीन केटायंस और एनायंस का जब फॉर्मेशन होता है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, बिटवीन द आयंस, बोले तो
केटायंस एंड एनायंस के बीच में। तो 3 फैक्टर्स यहाँ पे है। अब बताओ कि अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस हो तो आयनिक बॉन्ड की बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है ना? क्योंकि लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है, तो जब आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो आयनिक बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो क्या होगा, उसकी चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, क्योंकि लॉस होने के बाद दूसरे को क्या करना है, उसको गेन करना ना, तो अगर आसानी से गेन हो गया तब भी उसकी चांसेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन फेवर करेगा। और दूसरे में जो प्लस और माइनस बन रहा है वहां पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होना चाहिए। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल्स उतना क्लोज आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना? दो फ्रेंड के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होती है उतना ज्यादा क्या होता है, क्लोज आता है। बॉन्डिंग क्या होती है, उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो जल्दी से ब्रेकअप नहीं हो पाता। बात समझ में आ रही? अगर बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग नहीं है, ब्रेकअप बहुत आसानी से हो जाता है ना, बातों में हो जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं फैक्टर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो पहला जो आएगा, अब देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, तो पहला फैक्टर जो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आयोनाइजेशन एनर्जी। इन बातों को आप जरा समझो, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो बच्चे, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कहता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो कहता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, है ना? मतलब कि आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना? भाई इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत क्यों आनी पड़ती है, क्यों मुझे बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जब तक इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम तोड़ेंगे नहीं तब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर नहीं निकलेगा। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना? तो यहां पे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो बाहर से क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कम देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो बोलेगी क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। बट यहां पे अगर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, तो बाहर से क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या देना पड़ेगा, एनर्जी निकालने के लिए, है ना? तो बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब फेवर करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए। और आसानी से निकलने का मतलब क्या हो गया, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। बोलो हाँ जी ना जी। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। मान लो कि यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है ए, ठीक है, अब वो एक इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है ए प्लस और यहाँ पे ई माइनस बना रहा है, तो यहाँ पे जो एनर्जी लग रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी मिनिमम। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है इसका मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, और जब आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो दूसरा वाला आसानी से गेन करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ही लूज नहीं करेगा, मान लो कि एनर्जी बहुत ज्यादा लग रहा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ रहा है, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकल रहा है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड बनने की चांसेस कम हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चे क्या स्टेटमेंट बन सकता है बताओ, कि लोअर इज द क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। बोलो, लोअर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्रेटर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। यस और नो? यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, कि लोअर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्रेटर विल बी द probability of the formation of ionic bond। क्लियर है बच्चे? क्लियर है ना? कि जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी उतनी ज्यादा आसानी से केटायन का फॉर्मेशन करेगा और आयनिक बॉन्ड बनने की चांसेस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब तुमको मालूम होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम किसकी होती है, ऑब्वियसली एस ब्लॉक, पढ़ा होगा ऐसा पीरियोडिक टेबल में। इसका मतलब क्या हो गया, कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट की आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी स्ट्रांग होगी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना? कि जैसे तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, ठीक है ना, डाउन द ग्रुप, ठीक है, डिक्रीज होती है। बोलो, इन ग्रुप क्या हो रहा है बताओ, डाउन द ग्रुप क्या हो रही है बताओ, डाउन द ग्रुप
क्या होगा बताओ, डिक्रीज करती नहीं करती, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, बोलो बात समझ में आ रही ना। इसका मतलब जैसे मैं यहाँ पे बोलूं कि लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबेडियम है, ये सीजियम है, फ्रांसियम है। तो जैसे डाउन द ग्रुप आते हो, ग्रुप में जब तुम ऊपर से नीचे आते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, क्लियर है ना। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की चांस बढ़ जाएगा। तो मैं पूछूं लिथियम और सोडियम में ज्यादा आसानी से कौन आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बोलो, ऑब्वियसली सोडियम। सोडियम और पोटेशियम में पूछूं कौन सा आसानी से आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पोटेशियम, क्लियर है ना। वैसे यहाँ पे क्या सेकंड ग्रुप में भी देखोगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ऐसे चलेगा ये, बेरियम, रेडियम, ऐसे चलता है। तो बेरिलियम से ज्यादा कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मैग्नीशियम। साइज बढ़ रही है, बात समझ में आ रही ना। साइज जब बढ़ती है तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के बीच का दूरी बढ़ जाती है, और जब दूरी बढ़ जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब बाहर से एनर्जी कम सप्लाई करना पड़ेगा। तो डाउन द ग्रुप आओगे तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाती है, क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ना। डाउन द ग्रुप मैंने बताया ना कि जैसे साइज बड़ा होगा, जैसे साइज बड़ा हो जाएगा, जैसे जैसे नीचे आते जाओगे साइज बढ़ता है, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा अट्रैक्शन कम होती जाएगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूजली हेल्ड होगा इस न्यूक्लियस से, ठीक है। तो बाहर से कम एनर्जी भी सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वापिस हो जाएगा, ठीक है। बस एक ही लाइन में याद रखोगे यहाँ पे, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक ही बात यहाँ पे याद रखो कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू शुड बी मिनिमम, है ना, कि जो भी मेटल होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा आ गया कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या उसी को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं बच्चे, ठीक है ना, ईए, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया आउटर मोस्ट सेल, तो कहता है बाहर से एक इलेक्ट्रॉन, है ना, इसके आउटर मोस्ट सेल में डालने के लिए जो एनर्जी यहां से बाहर निकलेगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन और एफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन। जरा देखो जब कोई इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में डालोगे तो ये तुम्हारा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या लगे होगा, मतलब लवी डबी होगा, तभी तो अंदर आएगा ना। जब प्लस न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या अट्रैक्शन होगी, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगी, और अट्रैक्शन में क्या होता है बोलो, एनर्जी निकलती है। हमेशा याद रख लो जहां पे अट्रैक्शन हो गया सिस्टम स्टेबल हो रहा है ना, और सिस्टम जैसे स्टेबल हो गया मतलब एनर्जी बाहर निकल गई। जितनी मिनिमम एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, है ना। स्टेबिलिटी और एनर्जी ऑलवेज रेसिप्रोकल, ग्रेटर इज द एनर्जी lesser will be the stability, minimum the energy greater will be the stability। so हमेशा याद रखोगे कि स्टेबिलिटी और एनर्जी ऑलवेज रेसिप्रोकल होता है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा यहां से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और उतनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा। बात समझ में आ रही ना, वही होता है तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मान लो यहाँ पे ये एक्स है, हेलोजन है, एक इलेक्ट्रॉन जो उसने मेटल लूज किया ये क्या करेगा, गेन करेगा, और यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी उसको बोलोगे क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इस एटम का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी तभी ये आसानी से एंटर करेगा, तभी ये आसानी से गेन कर पाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या याद रखोगे, बोलो कि ग्रेटर इज द electron affinity, okay, greater will be the chance of formation of ionic bond, क्लियर है। जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे Cl की, है ना, और दूसरा मैं ले लूं यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो Cl क्या करता है बताओ, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, ठीक है। और सबको मालूम होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। ये यहाँ पे क्या Cl माइनस बनाएगा और यहाँ पे क्या एनर्जी रिलीज होगी जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ऑक्सीजन को कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पहला गेन करा, ये बन गया क्या O माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या एनर्जी रिलीज होगी, प्लस ये लिख दिया। बट अब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है इसमें O माइनस और इलेक्ट्रॉन में। अब देखो यहाँ पे रिपल्शन होगा,
अब इस सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन में डालने के लिए, ठीक है, तुमको बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो O माइनस से O-2 बनेगा, यहाँ पे बाहर से आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कह सकते हो ना कि O-2 के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों कम होगी मालूम है ना, पहला तो आसानी से गेन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अब ये नेगेटिवली चार्ज आयन हो गया और इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी। अब इधर लवी डबी नहीं होगा, अब इधर रिपल्शन होगा, सेम चार्ज, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अंदर घुसाने के लिए तुमको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, बेटा जा तू अंदर, क्लियर है ना, ठीक है। इसका मतलब O-2 का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो डिफिकल्ट है, मुश्किल हो रही है एज कंपेयर टू Cl- है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि Cl- ज्यादा आसानी से आयनिक बॉन्ड बनाएगा या O-2, तो क्या बोलोगे Cl- आयन, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये मुश्किल से बन कर रहा है। O-2 का जो फॉर्मेशन है वो डिफिकल्ट है, ठीक है। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड increases। याद हो गया, greater the electron affinity, greater will be the tendency of formation of ionic bond। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर 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 क्लियर, ओके ओके जी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो अपना है ना अट्रैक्शन, यस, कि एक बार प्लस और माइनस बन गया, मतलब एक लॉस कर दिया दूसरा गेन कर दिया, तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, क्लियर है ना। अट्रैक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, यस। तो यहाँ पे जरा देखो, अट्रैक्शन जो तीसरा कंडीशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ना। उसको हम लोग कहते हैं, देखो यहाँ पे लैटिस एनर्जी के टर्म्स में पढ़ेंगे। क्या कहोगे, लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी क्या होता है जी यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of ionic bond will formed, बनेगा from its constituent ions। किससे बनेगा, constituent ions से बनेगा, क्लियर है ना। अरे बात समझ में आ गई। जैसे देखो Na का एग्जांपल ले, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस लिया, Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करा जो सोडियम ने लॉस करा, ये बन गया Cl- आयन। तो अब यहाँ पे Na प्लस और Cl- आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी निकलेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl का फॉर्मेशन हो गया, है ना। ये क्या हो गया, 1 मोल NaCl का फॉर्मेशन। तो कहता है NaCl के फॉर्मेशन में यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आ रही। अब जरा एक देखो, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन, बोलो, जितनी ज्यादा दो इंडिविजुअल के बीच में जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी नहीं होगी, अरे होगी ना, उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है उसकी। तो Na प्लस और Cl- आयन की जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी और ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसकी फॉर्मेशन फेवर करेगा ना, बिकॉज सिस्टम डिमांड स्टेबिलिटी, एवरीवन वांट्स स्टेबिलिटी, कोई अनस्टेबिलिटी को नहीं चाहता। तो NaCl भी स्टेबिलिटी को चाहता है ना। तो कितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, लोअर इज द एनर्जी, मैक्सिमम विल बी द स्टेबिलिटी, क्लियर है ना। तो जब ये जितना ज्यादा यहां से एनर्जी निकलेगा उतना ही स्टेबल ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और फिर जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे ना उतना ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी देना पड़ेगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बात समझ में आ रही ना, जितना एनर्जी निकलेगी उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा जब इस कंपाउंड को तुम वापस से क्या करोगे, ब्रेक करोगे, क्लियर है ना। तो जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी ये कंपाउंड क्या बोलोगे, उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और लैटिस एनर्जी बच्चे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बताओ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दो केटायंस और एनायंस के बीच में, वो क्या होता है बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बताओ, Q1 Q2 अपॉन में क्या, R स्क्वायर,
ठीक है, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है उसको मैंने Q1 बोल दिया, इसके ऊपर जो चार्ज है उसको मैंने Q2 ले लिया, और इनके बीच का डिस्टेंस समझ में आ रही ना। अब देखो ये डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी अट्रैक्शन कम हो जाएगा। हाँ जी ना जी बोलो। दूरियां बढ़ती है तो कभी अट्रैक्शन होता है, एक दिल्ली में और दूसरी मुंबई में, तो एक दूसरे को अट्रैक्शन करेगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और एक बिल्कुल पास में है ये प्लस और माइनस, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी। क्लियर है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्ज पे डिपेंड करेगा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा प्लस और माइनस होगी उतनी ज्यादा चार्ज होगा, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच अगर बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बताओ, चार्ज अपॉन में क्या, डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके साइज के ऊपर, कि जितना ज्यादा इनकी साइज होगी उतनी ज्यादा इनके बीच का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। देखो एक छोटा एटम्स है तो डिस्टेंस ये हो गया, बड़ा बड़ा ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, देखो चार्ज दूर हो गया ना, तो यहाँ पे अट्रैक्शन कम हो जाएगी। ये माइनस और ये प्लस, देखो छोटा साइज है, छोटू सा साइज है, तो यहाँ पे क्या प्लस माइनस बिल्कुल पास में हो गया, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा वहां पे। बात समझ में आ रही ना। तो जैसे जैसे यहाँ पे साइज इसका बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कह सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज अपॉन साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है बोलो। ठीक है, तो एक बात पहले मैं यहाँ पे लिख दूं क्लियर करके कि ग्रेटर इज द लैटिस एनर्जी, ओके, greater is the lattice energy, greater will be the stability of ionic compound, greater will be the stability of ionic compound। ठीक है, और जब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसकी फॉर्मेशन ऑब्वियसली क्या करेगा, फेवर करेगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। सो लैटिस एनर्जी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। बात समझ में आ रही ना। इसका मतलब तुम कह सकते हो कि जो लैटिस एनर्जी अगेन किसके ऊपर डिपेंड करेगा बताओ, चार्ज अपॉन पे क्या, साइज, यही होगा ना बोलो। क्लियर बात है कि अगर यहाँ पे चार्ज बढ़ता है, अगर चार्ज यहाँ पे बढ़ गया तो लैटिस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही ना। और अगर यहाँ पे साइज बढ़ गया, साइज अगर बढ़ गया तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। बात समझ में आ रही बच्चे, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, वही उसका क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी। ठीक है ना। अब तो यहाँ पे दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड हो गया ना, एक तो हो गया चार्ज, दूसरा हो गया साइज। चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई कंपाउंड लेता हूं, हमने यहाँ पे लिया कि LiCl ले लिया, ठीक है, दूसरा हमने क्या ले लिया यहाँ पे NaCl ले लूं, तीसरा मैंने यहाँ पे KCl ले लिया, उसके बाद मैं RbCl ले लिया, ठीक है ना, रुबिडियम, सीजियम, CaCl वगैरह वगैरह ऐसा ले लिया। तो अगर यहाँ पे मैं अगर लैटिस एनर्जी की बात करूं तो देखो एनायन तो सेम है ना, सब में सेम है, एनायन सेम है। बात समझ में आ रही है। केटाइंस पे चार्ज भी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, सब पे क्या प्लस है, तो चार्ज भी सेम है ना। तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, साइज के ऊपर। क्लियर है, साइज के ऊपर। तो लिथियम की साइज यहाँ पे क्या सबसे छोटी है, क्या दिख रहा है ना, एनायन सब में सेम है, Cl, ठीक, बट यहाँ पे लिथियम मतलब चार्ज अगर बोलोगे, अगर चार्ज डेंसिटी की मैं बात करूं तो लिथियम की ज्यादा होगी ना, क्योंकि यहाँ पे साइज इसका छोटा है। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दिस वन इज द लैटिस एनर्जी। ठीक है, मींस LiCl की जो फॉर्मेशन है वो फेवर करेगा एज कंपेयर टू के NaCl, ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर क्लियर। अगर मैं मान लो ऐसे लिख लू, यहाँ पे लिख लिया मैं LiCl, फिर मैं यहाँ पे लिख लू NaBr, ठीक है, इस तरीके से लिख लू मैं यहाँ पे लिख लू Ki, ऐसे ऐसे करके। तो चार्जेस देखो सब पे 1 है, +1, ये भी +1, ये भी +1, बट यहाँ पे देखो एनायन की साइज क्या हो रही, बढ़ रही है, तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा। आया ना, क्लियर है, क्लियर है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं
NaCl ले लिया, हमने यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, और फिर इन दोनों में किसकी ज्यादा हो जाएगी, बोलो किसकी ज्यादा हो जाएगी? यहाँ पे +1 चार्ज है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2 चार्ज है, इसकी ज्यादा हो जाएगी लैटिस एनर्जी। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लूं किसकी, AgCl, और मैं यहाँ पे ले लूं AgBr। ठीक है, दोनों के बाद देखो चार्जेस तो सेम है, +1 बट देखो साइज बढ़ रही है, तो जब साइज Br की ज्यादा हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे किसकी हो जाएगी, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही, मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो क्लियर है ना? अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ले लूं BeCl2, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया MgCl2, ठीक है, CaCl2, देखो सब पे चार्जेस वही है, +2 एनायन भी सेम है, ठीक है, बट यहां पे देखो इसकी साइज सबसे छोटी है, तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या है, ये होना। क्या बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो जस्ट क्या चेकआउट करोगे, चार्जेस और उसकी साइज, अगर साइज बड़ी हो गई तो उसकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है ना? सब में ये दिख रहा है लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्यों ज्यादा हो रहा है इसमें, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना? लैटिस एनर्जी क्या चेक करोगे, चार्ज और साइज, चार्ज ज्यादा है तो उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे अभी देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया, NaCl लिखा, फिर MgCl2 लिख लिया, फिर मैं यहाँ पे क्या ले लूं, AlCl3 ले लिया, देखो ये +1 चार्ज है, +2 चार्ज है, +3 चार्ज है, यहाँ पे लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, इस कंडीशन पे आ जाएगा। ठीक है, मींस AlCl3 क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, +3 चार्जेस है यहाँ पे। क्लियर है? कॉपी को स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है बच्चे, तो लैटिस एनर्जी क्या आपको समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, तो लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो फेवर करेगा। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लैटिस एनर्जी हो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबल कंपाउंड है तो उसकी फॉर्मेशन तो क्या करेगा, फेवर करेगा ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ओके, अब हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड, क्लियर है? सबसे पहले जरा देखो फिजिकल स्टेट की बात करूंगा मैं, तो फिजिकल स्टेट इसका क्या हो जाएगा, बोलो? क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। यस, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, क्रिस्टल समझते हो ना, बिल्कुल क्रिस्टल के फॉर्म में। ऐसा क्यों होगा कि क्रिस्टल्स वहां पे क्या होता है, देयर इज ए नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कई सारे वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ऐसे ऐसे, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहां पे क्या होगा कि एक नेगेटिव आयन कई सारे पॉजिटिव आयन से अट्रैक्टेड होगा, एक पॉजिटिव आयन कई सारे नेगेटिव आयन से अट्रैक्टेड होगा, तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस कम क्लोजर एंड क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड हो जाएगा, तो नेचर कैसा हो जाएगा, क्रिस्टलाइन इन नेचर, है ना, हार्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, क्रिस्टलाइन नेचर को हो जाएगा। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जब वो क्रिस्टलाइन है देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर उसका आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल्स लोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, बताओ, हाई हो जाएगा ना। इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो आयनिक कंपाउंड होगा उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन क्या, अपोजिटली चार्ज आयन, दे हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड क्लोजली पैक्ड। तो जब क्रिस्टलाइन नेचर का हो गया तो उसको मेल्ट करवाना और उसकी बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली क्या होगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है ना, जो आयोनिक कंपाउंड होता है, आयोनिक कंपाउंड आर नॉन डायरेक्शनल। क्या होता है बच्चे, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। और नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन डायरेक्शनल अगर हो गया इसका मतलब हो गया कि आयनिक कंपाउंड हैव नो शेप इनसाइड। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड डोंट हैव, है ना, शेप, कोई शेप नहीं होता, शेपलेस होता है, वो नॉन डायरेक्शनल होता है। अब देखो मैं समझाता हूं यहाँ पे कि नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया। मान लो देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अब इसके चारों तरफ देखो कई सारे नेगेटिव आयंस है,
कई सारे नेगेटिव आयंस है, कई सारे नेगेटिव आयंस है, कई सारे नेगेटिव आयंस है, या फिर कोई नेगेटिव आयंस है तो उसके सराउंडिंग में कई सारे क्या है, पॉजिटिव वाला है, कई सारे पॉजिटिव से, कई सारे पॉजिटिव से, कई सारे पॉजिटिव से। बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव को भी अट्रैक्ट कर रहा है, इस नेगेटिव को भी अट्रैक्ट कर, इसको भी अट्रैक्ट कर, इसको भी अट्रैक्ट कर, इसको भी अट्रैक्ट कर। क्या बात समझ में आ रही है ना? मतलब एक ही चार्ज क्या हो रहा है, कई सारे नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट हो रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा? चलो देखो मैं दूसरी तरीके से समझाऊं, फटाक से फील आएगा, अभी देखो रियल फील आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि डोंट माइंड, ठीक है ना, चलता है। अब जरा देखो, मान लो कोई क्लासरूम में जाते हो, ठीक है, कहीं तुम जाते हो, मान लो वहां पे कई सारे, यहाँ पे देखो गर्ल्स है, कई सारे गर्ल्स है यहाँ पे, ठीक है। अब एक बंदा ऐसा होता है, एक बंदा ऐसा है ना, कि जो इसको भी अट्रैक्ट करता है, 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 इसको भी। ऐसे बंदे तुम्हारे आसपास मिल जाएंगे ना, सबके ऊपर, है ना, मतलब अपना वाईफाई ओपन करके रखा है, जो भी मिला उसके साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, दिस इज द नॉन डायरेक्शनल। एक बंदा क्या है, उसके अराउंड देयर इज सो मेनी गर्ल्स, बहुत सारे हैं, बट वो अपना बॉन्ड किसी एक पार्टिकुलर से बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने सारे हैं इसको मतलब नहीं है, बस एक ही के साथ इसका वाईफाई कनेक्ट है, ये बाकी इसके सारे जितने भी सराउंडिंग में है इसके लिए इससे कोई मैटर नहीं करता। सो दिस गाय इज द डायरेक्शनल एंड दिस गाय इज द नॉन डायरेक्शनल। क्या बात समझ में आ रही? फीलिंग आ रही? फील आ रहा है, डायरेक्ट फील आ रहा है ना? तो डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल का मतलब समझ में आ रहा? ठीक है, वेर यू गो नेटवर्क फॉलो, अपना वाईफाई ओपन करके रखा भाई, जिधर गया वहीं से 10 सिस्टम से कनेक्ट हो गया लाइक दिस। और एक क्या है, कहीं पे चला गया, सिर्फ उसका एक पर्सनल सिस्टम है, वहीं से ये कनेक्ट होता है। दिस इज द डायरेक्शनल एंड दिस इज द नॉन डायरेक्शनल। ऐसे लोगों की कोई डायरेक्शन नहीं होता, किधर चला जाएगा। ओके, सो वी वेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ गाइड। ओके, तो यहां पे क्या हो गया, ionic compounds are also non-directional because each positive charge या each positive ions attracted by several negative ions like this मंचला टाइप का, यू नो मंचले, ठीक है, ये मंचला अट्रैक्ट कर रहा है। वैसे एक नेगेटिव आयन कई सारे पॉजिटिव को क्या करता है, सारे डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसका कोई प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं होती, प्रॉपर कोई शेप नहीं होता। सो मस्ट रिमेंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आयोनिक कंपाउंड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। और जब नॉन डायरेक्शनल हो गया तो इसका कोई शेप और साइज कुछ नहीं होता, है ना, शेपलेस होता है ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल होता है एंड उसका प्रॉपर शेप एंड ज्योमेट्री होता है। फिर बच्चे अब देखो हम लोग लास्ट देखेंगे यहाँ पे हाइड्रेशन, सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो आयनिक कंपाउंड कैसा होता है, पोलर इन नेचर होता है। पोलर क्या होता है बच्चे, देखो यहाँ पे NaCl है, इस पे माइनस और इस पे प्लस था, दो पोल हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पोलर इन नेचर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का जो फंडा होता है ना, वो होता है लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या हो गया, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है कि जो पोलर है, पोलर कंपाउंड है, ठीक है, वो किस में डिसॉल्व होगा, पोलर कंपाउंड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। ठीक है, मतलब पोलर सॉल्वेंट कैसा, वहां पे भी प्लस माइनस डेवलप होना चाहिए। और जो नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं, कोई पोल नहीं। नॉन पोलर का मतलब नो पोल, नो प्लस एंड माइनस। ओके, सो नॉन पोलर आर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर में डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व करेगा। तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है बोलो, एक पोलर कंपाउंड है, तो कैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में। और पोलर सॉल्वेंट का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक बात लिख दूं कि जो वाटर है ना, वो वाटर क्या होता है, आर पोलर, ओके, एंड हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। अब देखो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या चक्कर हो गया भाई, इसको याद रखना कि वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत हाई होता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बताओ, कैपेसिटी होती है ना, कैपेसिटी टू वीकेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस।
दो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर देगा, कम करने की कैपेसिटी को ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ओके, ये क्या हो जाएगा बताओ, कैपेसिटी टू कट ऑफ कह सकते हो, कट ऑफ द FOA बोले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। इस कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होती है, किसकी ज्यादा होती है, वाटर की होती है। ये बात याद रखोगे। बात समझ में आ रही है, बोलो। अब जरा देखो कैसे इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से वाटर सॉल्युबल होता है, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होता है क्या वाटर में। अभी जरा देखो, ये NaCl है, ये NaCl है। अभी क्या एक सिंगल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, जहां पे ये माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन है। बात समझ में आ रही। अभी क्या है बताओ, दोनों के बीच में पैचअप है, Na+Cl- अट्रैक्टेड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। बट देखो जैसे इसको पानी में डाल दोगे बच्चे, पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। तो पानी क्या करता है, इसको वाटर क्या करेगा, इनके बीच में जो भी पैचअप है ना, वो ब्रेकअप में बदल जाता है। मतलब वाटर का काम है कि आयनिक कंपाउंड के बीच क्या ब्रेकअप करवाना। किसकी वजह से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो वही होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया, अगर आसान वर्ड में समझना है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ब्रेकअप करवाता है। किसके बीच में, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है यहाँ पे। लेकिन जैसे पानी में डालोगे, इनके बीच का अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगा और ये क्या अलग अलग हो जाएगा, Na+ और क्या हो जाएगा, Cl- आयन में टूट जाएगा। ठीक है, जैसे तुम देखो एसिड होता है ना, देखो भी समझ में आएगा, फटाक से फीलिंग आएगी। ये एसिड है ना, तो जैसे इसको पानी में डालते हो तो मालूम है ना, एसिड टूटता है H+Cl- में। तो क्यों टूटता है, यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। लेकिन जैसे पानी में डाले तो पानी की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होती है, ये प्लस और माइनस यहाँ पे जो अट्रैक्शन है कट कर देता है इसको। ठीक है, जब कट कर दिया बेचारा अलग हो गया, देखो दोनों का ब्रेकअप हो गया, दोनों भी साथ में ऐसे बॉन्ड से दिखा रहे हो। अभी यहाँ पे दोनों अलग हो गया, H+ और क्या Cl- आयन के बीच, तो ब्रेकअप हो गया ना। तो कभी भी NaCl को, कभी भी नमक को अगर तुम पानी में डाल रहे हो, ध्यान लगा लेना भाई, इसका ब्रेकअप करवा रहे हो तुम। तो जब भी अगर पानी में क्या डालोगे, नमक, तो क्या करवा रहे हो तुम, नमक का ब्रेकअप करवा रहे हो। ब्रेकअप क्यों, वो टूट जाता है Na+ and Cl- आयन में। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया ना, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी, आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी और वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होती है। तो जैसे यहाँ पे डाला, इसमें टूट हो गया बच्चे, Na+ और Cl- आयन में टूट गया बच्चे, क्लियर है ना। अब देखो टूटने के साथ क्या हो गया, ये अलग अलग यहाँ पे ये चीज कहां पे बन रहा है, जब इसको पानी में डिजोल्व करोगे, इसको NaCl अच्छा खासा पैचअप में है, जैसे पानी में डाला वो टूट गया Na+ और Cl- आयन। अब जरा क्या होता है देखो, है ना, जैसे यहाँ पे पानी में आया Na+, वाटर में क्या होता है बताओ, वाटर में ऐसे लिखते हो ना HOH, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ये माइनस, तो इसके ऊपर क्या प्लस चार्ज हो गया, मतलब ये देखो पोलर हो गया ना, वाटर पोलर इन नेचर हो गया। तो जैसे ये टूटा पानी में आया, तो ये जो Na+ आयन है ना, वो किससे सराउंड हो जाएगा, वाटर के नेगेटिव एंड से। ये चारों तरफ से पानी इसको ऐसे घेरेगा, ये माइनस हो गया प्लस प्लस, यहां से भी क्या होगा, वाटर आएगा HH, ये माइनस और यहाँ पे क्या होगा प्लस। इस तरीके से इसको चारों तरफ से क्या करेगा, है ना, सराउंड कर लेगा। समझ में आ रही है ना, H और ये क्या होगा माइनस, मतलब ये जो Na+ आयन है सराउंडेड बाय द नेगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये जो Cl- आयन है वो किससे सराउंड हो जाएगा, दैट इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाटर। वाटर का जो पॉजिटिव एंड है ना, ये ऑक्सीजन हो गया H, ये हो गया H, ये माइनस और ये क्या प्लस, और ये प्लस, ये ऑक्सीजन है ये H, सॉरी ये H हो गया, H हो गया, ये ऑक्सीजन, ये नेगेटिव, ये प्लस प्लस। तो ये क्या करेगा, चारों तरफ से इस तरीके से छेक लेगा वाटर, है ना, सराउंड कर लेगा। ये वाटर हो गया प्लस प्लस और ये माइनस। अब जरा देखो ब्रेकअप तो हो गया ना, ब्रेकअप हो गया। अब Na+ एंड Cl- आयन को लाइक इन्वेलप, चारों तरफ से पानी इसको साउंड कर लेता है और फर्दर Na+ और Cl- आयन मिलेगा तब तो फिर से पैचअप करेगा। एक तो ब्रेकअप कर लिया, चारों तरफ से देखो क्या स्टोरी चलती है यार। पानी के अंदर तुम लोग नमक मिलाते हो, पानी में पी जाते हो ना, कभी सोचा है कि तुम पानी नमक मिला रहे हो उसका ब्रेकअप करवा रहे हो।
अगली टाइम जब भी करना ना सोचना तुम ब्रेकअप करवा रहे किसका, NaCl का। और देखो खतरनाक जिंदगी हो गई, अभी दोनों साथ में था, इधर इधर साथ में था, अब देखो वाटर के चारों तरफ आप बीच में आ गया ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रही, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लस और माइनस के बीच में क्या आ गई, अट्रैक्शन। तो जब अट्रैक्शन हो गया तो एनर्जी निकलेगी, निकलेगी ना, जहां पे अट्रैक्शन एनर्जी निकलेगी, और ये जो एनर्जी निकलता है बच्चे उसको हम लोग कहते हैं, यहां से जो एनर्जी बाहर आ रही है उसको कहते हैं क्या, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। बोलो क्या बोलोगे यहाँ पे, हाइड्रेशन एनर्जी, अट्रैक्शन। तो जितना ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और हम लोग बोलेंगे ये जो आयंस है, ये जो कंपाउंड है उतनी ज्यादा सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी को ऑलवेज हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, ग्रेटर इज द हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर विल बी द सॉल्युबिलिटी। बिल्कुल यहाँ पे सेट कर लो, ग्रेटर इज द हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। क्यों, देखो अट्रैक्शन लग रहा है, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन, यहाँ पे भी देखो ये माइनस है और वाटर का कौन सा एंड आ रहा है, प्लस, पॉजिटिव वाला एंड आ रहा है, माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन। तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है ना, हाइड्रेशन एनर्जी, वो एनर्जी यूज होता है यहाँ पे जो माइनस प्लस इनके बीच में जो अट्रैक्शन है इसको कम करने के लिए, कट ऑफ करने के लिए ये एनर्जी यूज होती है, ठीक है ना। क्योंकि देखो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए और यहाँ पे जो अट्रैक्शन हो रहा है एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो इसको जितना हमको इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है ना। तो ये बॉन्ड क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा और इस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्युबिलिटी के लिए फंडा क्या होता है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है He शुड बी ग्रेटर देन क्या, लैटिस एनर्जी। दिमाग में रखोगे ये बच्चे, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, लैटिस एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। कि ग्रेटर इज द हाइड्रेशन एनर्जी मीन्स अगर यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इंक्रीज करेगी, तो सॉल्युबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीजेस। मस्ट रिमेंबर, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है कि कैसे आयनिक कंपाउंड को, किसी भी आयनिक कंपाउंड को अगर तुम पानी में डालते हो तो कैसे बच्चे वहां पे क्या होता है, उसका पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कट ऑफ होता है, Na प्लस एंड Cl माइनस आयन में टूटता है। क्यों कि वहां पे कि जो वाटर का जो नेगेटिव एंड है इसके पॉजिटिव एंड से अट्रैक्शन होता है, और वाटर का जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से अट्रैक्शन करता है, खींचता है उसको, है ना। जब ये खींचेगा तो इनके बीच में ये क्या हो जाता है, ब्रेकअप, टूट जाता है, ठीक है। और इनके बीच में क्या, इनके बीच जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, और वही एनर्जी खत्म होता है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो यहाँ पे जैसे NaCl को यहाँ पे तुम क्या करते हो, जरा ऊपर में दिखाओ, मैं ऊपर मिटाऊं इसको, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो NaCl को जैसे तुम पानी में डालते हो NaCl और ये टूटता है वाटर में, यहाँ पे क्या साथ में मैं वाटर लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या होता है मतलब Na प्लस, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्वस, और यहाँ पे Cl माइनस लिखते एक्वस। इसका मतलब क्या हो गया कि Na प्लस आर सॉल्युबल इन वाटर एंड Cl माइनस इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। मतलब क्या, Na प्लस यहाँ पे सराउंड किससे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से, एंड Cl माइनस आयन इज आल्सो सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी बच्चे उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगी। तो इसको याद रखोगे कि ग्रेटर इज द हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर विल बी द सॉल्युबिलिटी। हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज करेगी। और जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना, अगेन देखो क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब बोलो ज्यादा होगी, जब चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, एंड साइज क्या होगी, छोटी, अभी बताया था जस्ट लाइक। तो अगेन हाइड्रेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा बताओ, चार्ज एंड किसके ऊपर, साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही ना, चार्ज के ऊपर एंड किसके ऊपर, साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है, मिटाओ इसको, डिपेंड करेगा ना। तो हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा छोटी साइज होगी, ठीक है, जितनी छोटी साइज होगी या जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा कि LiCl ले लिया, यहाँ पे अगेन NaCl ले लिया यहाँ पे, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे KCl ले लूं, यहाँ पे RbCl ले लूं या CaCl ले लूं, तो सबसे छोटी साइन देखो यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, सबके ऊपर प्लस है, एनायन सबका सेम है, ठीक है। तो जितनी छोटी साइज हो जाएगी Li प्लस की, ठीक है, हाइड्रेशन की एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी, बोलो, है ना। ये ऑर्डर तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। क्या, हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है, मतलब कह सकते हैं कि LiCl इज मोर हाइड्रेटेड
मोर हाइड्रेटेड एज कंपेयर टू NaCl। व्हाई? बिकॉज Li प्लस, देखो Li प्लस है ना, इसकी साइज छोटी है, बोलो, एज कंपेयर टू के Na प्लस। ठीक है, तो जब इसकी साइज छोटी है भाई तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, तो ये क्या करेगा बताओ, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेगा। हाँ या ना बोलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, H2O मॉलिक्यूल्स इसके तरफ, और ये कौन सा एंड से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, वो नेगेटिव से, वाटर के नेगेटिव एंड से, ऐसे ऐसे जुड़ेगा ये। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्ट होगा एज कंपेयर टू दिस वन, एज कंपेयर टू Na प्लस, क्योंकि इसकी साइज बड़ी है एज कंपेयर टू दिस, तो जैसे साइज बढ़ेगा अट्रैक्शन कम हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पूछेगा साइज बोलो, तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, LiCl की, तो सॉल्युबल ज्यादा कौन हो जाएगा, वही हो जाएगा ना। बोलो, अगर मैं यहाँ पे ले लूं कि LiF ले लिया, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे ले लूं LiCl ले लूं, फिर यहाँ पे मैं LiBr ले लूं, या Li है ना, लिथियम आयोडाइड ले लिया। अब देखो लिथियम तो सब में सेम है ना, बट यहाँ पे देखो एनायन की साइज बढ़ रही है। ठीक है, तो अगेन हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये होगा। बोलो होगा नहीं होगा, ये हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है? बोलो, यहाँ पे मैंने बोला AgCl, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया AgBr। यहाँ पे साइज देखो चार्जेस भी सेम है, और साइज इसकी ज्यादा बड़ी हो रही है ना, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब AgCl इज मोर सॉल्युबल देन AgBr। इस तरीके से तुम क्या निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे NaCl की बात करूं, NaCl, और यहाँ पे मैं बोलूं क्या, MgCl2। अब चार्ज यहाँ पे क्या है बताओ, कम है, यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, एनायन ज्यादा है ना, तो ये ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा हो जाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लो इसको, गुन्ना मिटाऊं। ये हाइड्रेशन एनर्जी समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है ना? अब जरा देखो यहाँ पे एक्वस साइंस की अगर मैं बात करूं, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, ठीक है, हाइड्रेटेड आयन की अगर मैं साइज की बात करूं, तो यहां पे मैं लिखा LiCl, ठीक है ना, लिथियम LiCl ले लिया। फिर यहाँ पे मैं मान लो कि लिथियम फ्लोरीन ले लूं, यहाँ पे LiF, फिर मैं यहाँ पे ले लूं कि LiCl, फिर मैं यहाँ पे ले लूं क्या, LiBr, फिर यहाँ पे मैं ले लूं Li आयोडाइड वाला, लिथियम आयोडाइड वाला। ठीक है, सब में लिथियम सेम है, क्लियर है, क्लियर है ना? तो लिथियम आयन में देखो लिथियम सेम है, बट साइज ऑफ एनायन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, बोलो क्लियर है? तो इनमें अगर देखोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी होगी, मतलब लिथियम आयन में अगर देखोगे तो यहाँ पे LiF की साइज यहाँ पे बड़ी होगी। नहीं तो देखो मैं ऐसे पहले लिखता हूँ, यहाँ पे LiF ले लिया, LiCl, उसके बाद यहाँ पे ले लू मैं NaCl ले लू, KCl ले लू, ठीक है, उसके बाद है ना RbCl ले लू, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे एनायन तो सेम है, तो साइज अगर देखोगे लिथियम की Li प्लस की, फिर मैं अगर देखूं Na प्लस की, फिर मैं देखूं यहाँ पे K प्लस की, फिर मैं साइज अगर देखूं Rb प्लस की, तो साइज का ऑर्डर क्या है बताओ, ये साइज का ऑर्डर है ना। लिथियम की यहाँ पे सबसे छोटी साइज है, ठीक है, लिथियम की सबसे छोटी साइज है। कब? जब वो एक्वस फॉर्म में नहीं है, जब वो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है ना, तो साइज का ऑर्डर ये होगा, रुबिडियम प्लस Rb प्लस की साइज सबकी बड़ी होगी। लेकिन जब वाटर में मिला दोगे, मैं Li प्लस की बात करूं, ये Li प्लस एक्वस लिख दो ना, एक्वस, और यहाँ पे फिर मैं Na प्लस एक्वस लिखूं, फिर मैं यहाँ पे K प्लस एक्वस लिखूं और Rb प्लस एक्वस लिखूं, तब साइज का जो ऑर्डर है ना ये बढ़ जाएगा, है ना। दिस इज द हाइड्रेटेड आयंस, हाइड्रेटेड आयंस। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे लिथियम इसकी साइज छोटी है एज कम्पेयर Na प्लस, तो यहाँ पे लार्ज नंबर पे इसके तरफ क्या वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, तो इसकी साइज क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, साइज बड़ा है, अट्रैक्शन वाटर से कम होगा, तो कम वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ एसोसिएट होगी, तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो अगर दिमाग में रखोगे कि अगर एक्वस पूछ रहा है, एक्वस वाले केस में साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, तो इस केस में क्या हो जाएगा, Li प्लस की साइज बड़ा हो जाएगी एक्वस वाले की। बट अगर नॉर्मल ऐसे ही है तो साइज का ऑर्डर है। बात समझ में आ रही है, बोलो क्लियर है ना? अगर मैं मोबिलिटीज की पूछूं, मोबिलिटी ऑफ एक्वस आयंस, ठीक है, तो क्या बोलो, जितनी भारी भरकम शरीर हो जाएगा उतना चलना फिरना बंद कम हो जाएगा ना। यहाँ पे जो मोबिलिटी होगी
मोबाइल मोबाइल व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा साइज का, कि जितना ज्यादा साइज बड़ी हो जाएगी उसकी मोबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। सोचो ना, भारी भरकम इतना मोटा हो गया तो उसका हिलना डुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना, हिलना डुलना। समझ में आ रहा है ना, तो मोबाइल का मतलब समझ में आ रहा है ना, वो मोबाइल व्हाट इज योर मोबाइल नंबर नहीं, चलने फिरने वाला मोबिलिटी, क्लियर है। तो अब जरा देखो यहाँ पे किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि अब इसकी साइज छोटी हो रही है, लिथियम प्लस की साइज बड़ी हो जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा H2O मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड करके रखा है। तो मोबिलिटी अगर की मैं बात करूं तो Li प्लस की जो मोबिलिटी होगी कम हो जाएगी। Na प्लस एक्वस की बात करो बच्चे, एक्वस एक्वस Na प्लस देन K प्लस एक्वस, एक्वस समझ में आ रहा है ना, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब ये हो गया। देन फिर क्या हो गया, Rb प्लस एक्वस व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, ये नहीं, मोबिलिटी घूमना फिरना, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर हो जाएगा क्या इसकी, आयनिक मोबिलिटी की, क्लियर है, क्लियर है ना, बोलो आयनिक मोबिलिटी क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो मैं यहाँ पे कंडक्टर की बात करूंगा, कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, किसकी, आयनिक कंपाउंड की, ठीक है ना। तो देखो आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज इन एक्वस सॉल्यूशन और इन अ मॉल्टेन स्टेट। जब वो सॉलिड स्टेट में है, जब वो क्या हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बोल दो, ठीक है। तो जब वो क्या होगा, इन सॉलिड फॉर्म में, इन सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा बताओ, बैड कंडक्टर होगा, है ना, बैड कंडक्टर हो जाएगा किसकी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। ऐसा क्यों, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में वो Na और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस क्रिस्टलाइन फॉर्म को होता है, क्रिस्टलाइन नेचर को होता है, तो आयंस का यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता। Na plus and Cl minus ions are very close to each other. There is a strong force of attraction, so there is no any movement. और करंट को कैरी कौन करता है, करंट का जो कैरियर होता है वो आयंस क्या करता है, करंट का कैरियर की तरह काम करता है, करंट को कैरी करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर सॉलिड स्टेट में हो जाएगा, क्यों, ड्यू टू नो फ्री आयंस, कोई फ्री आयंस अवेलेबल नहीं होता। जब आयंस ही अवेलेबल नहीं है तो करंट को कैरी कौन करे, क्लियर बात समझ में आ रही ना। और इन एक्वस सॉल्यूशन एंड मॉल्टेन स्टेट की मैं बात करूं, मॉल्टेन स्टेट मतलब क्या, पिघला हुआ, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा, गुड कंडक्टर, ठीक है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कब, जब वो तो या तो एक्वस सॉल्यूशन में हो नहीं तो मॉल्टेन स्टेट में हो, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू फ्री आयंस, आयंस ड्यू टू, या कौन लिख सकते हो, आयंस आर फ्रीली मूव, आयंस क्या करेगा यहाँ पे, फ्रीली मूव करेगा, आयंस क्या करेगा यहाँ पे, फ्रीली मूव करेगा, है ना। जैसे देखो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि अगर पानी में नमक डिजोल्व करके, नमक घोल करके, अगर तुम जहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जहां पे अर्थ होता है, जिसको अर्थिंग कहते हैं, वहां पे डाल दोगे ना, वोल्टेज सप्लाई बढ़ जाता है, प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी में जो NaCl के फॉर्म में नहीं होकर किस फॉर्म में होता है, Na प्लस एंड Cl माइनस आयन के फॉर्म में होता है। और ये आयंस क्या करता है, ये जो फ्री आयंस है वो क्या करता है, करंट को कैरी करने का काम करता है, कैरियर्स होता है, वर्क एज ए कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो जितनी ज्यादा आयंस मिलेगा उतनी ज्यादा क्या करेगा, वो करंट को लेकर के जाएगा, तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि आयोनिक कंपाउंड इन अ सॉलिड फॉर्म is a bad conductor of heat and electricity due to the absence of free ions, okay, whereas in aqueous or molten state ionic compounds are a good conductor of heat and electricity. Okay, so dude, this is my lecture, ionic compound, okay, and thanks for watching, bye bye, take care.